मैकेनिक्स में, ऑटोमोबाइल में और तमाम क्षेत्रों में वो ढूंढ लिया है जो अब तक दुनिया के वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए। ये एक संकट है और उसी संकट की वजह से हम लोग देखते हैं कि बार बार हमारे बच्चों के मॉडल्स में वही चीज़ें दोहराई जाती हैं और तब हमको निराशा होती है कि मैंने इतना सुंदर मॉडल बनाया था लेकिन निर्णायकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोहराव इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या करें? तो मैंने आपसे कहा कि धरती पर जब हमने हर एक कोना ढूंढ लिया है तो बार बार आप वहाँ जाकर के कहें कि मैं स्विट्जरलैंड होके आया, मैं कश्मीर गया, या मैं आपने कहा कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ा। अभी तो हैरानी हो गई कि 13 साल की एक बच्ची एवरेस्ट पे चढ़ी और जब तक यहाँ से घोषणा होती कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबसे छोटा यानी एवरेस्ट फतह करने वाला बच्चा, उसके आधे घंटे बाद 13 साल से कम उम्र का ना, उससे कम उम्र का दूसरा बच्चा एवरेस्ट पे चढ़ गया। यानी एक जमाने में एडमंड हिलेरी और जो आपके शेरपा तेंजिंग नोरगे, उसका जो जलवा था, अब तो ये हालत हो गई है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया कि एक ही दिन में 13 साल के 2 बच्चे एवरेस्ट फतह करके आते। तो अगर हमारे बच्चे विज्ञान के वो मॉडल लेके आते, चाहे वो कितने खूबसूरत क्यों नहीं है, और सोलर पैनल और विंड एनर्जी का सिद्धांत बता रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। और ये संकट वही नहीं है। ये संकट मैं बताऊं, एक सर्गेई गुप्ता सोवियत संघ का एक पोल वॉल्ट का चैंपियन था, 5 साल तक शिखर पे रहा। सर्गेई गुप्ता ने कहा कि एक ऊंचाई तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 20 फुट के बाद, उसके बाद 1-1 इंच बढ़ाना मुश्किल हो गया। वो बढ़ाता रहा, हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता रहा। फिर वो कहता है कि उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर बढ़ाना एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा, और उसके बाद 1 मिलीमीटर और ज़्यादा बढ़ाना और बड़ी चुनौती होगी। वही चुनौती हमारे मार्गदर्शक शिक्षकों और बच्चों के बीच में। लेकिन मैं अब एक दृष्टि की बात करता हूँ और सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो ये किस्सा इंग्लैंड के भीतर एक लोहार के बच्चे का है, उसका नाम बाद में बताऊंगा। 8वीं के बाद स्कूल पढ़ना मुश्किल हो गया बच्चे के लिए, तो उसने एक बुक सेलर के यहाँ काम करना शुरू किया, बुक बाइंडिंग। पढ़ने का शौक था। ये आज से 250 साल पुरानी बात, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, याद नहीं है, लेकिन बता दें। वो बच्चा पढ़ने का शौकीन था। बुक बाइंडिंग का काम करते हुए उसे जो किताब ठीक लगती थी वो एक तरफ रख देता था। 16 साल का एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ता है किताब में। एक मेरे ख्याल से डेनमार्क का साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड ने ढूंढा कि जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो वो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी उसे कहते हैं विद्युत चुंबकत्व है। यानी एक चुंबक तो आपका मैग्नेट होता है, दूसरा मैग्नेट बनता है जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो उस बच्चे के दिमाग में आया कि अगर विद्युत धारा बहने पर वो तार चुंबक की तरह व्यवहार कर सकता है तो चुंबक से विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। और उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 8वीं पास बच्चे ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया मैग्नेट के साथ। वो असफल रहा 11 साल तक, इमेजिन करिए। और एक दिन अचानक संयोग से एक कॉइल के पास में मैग्नेट जब गुजरा तो उसने गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखा। उसकी समझ में आ गया कि अगर किसी कुंडली के पास से चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव किया जाए तो उससे विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और उसने 2 सिद्धांत दिए, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। और उस बच्चे का नाम था माइकल फैराडे, मिशेल फैराडे ने। और वो सिद्धांत ही आज विद्युत उत्पादन के बुनियादी सिद्धांत हैं। वो केवल आपके सोलर पैनल में काम नहीं करता, वरना जल विद्युत में आपका जल विद्युत है, चाहे वो पवन ऊर्जा है, चाहे वो ज्वारीय ऊर्जा है, चाहे वो थर्मल एनर्जी है, सारी जगह माइकल फैराडे के वो सिद्धांत काम करते हैं जिनके बूते हम विद्युत पैदा करते हैं। एक तो ये चीज़ है। और वो बच्चा बाद में ग्लासगो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनता है, एक लोहार का बच्चा जिसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। तो बच्चों को समझना चाहिए कि वो दृष्टि थी उसकी कि उसने कहा ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट अगर है कि विद्युत से चुंबकत्व पैदा होता है तो चुंबकत्व से विद्युत पैदा होती है। एक दूसरा किस्सा है बच्चे का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसको नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का
रिचर्ड फाइनमैन को क्वांटम मैकेनिक्स में। रिचर्ड फाइनमैन ने जब स्वीडिश एकेडमी के सामने वक्तव्य दिया नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद, तो उसने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें मेरी माँ की सबसे बड़ी भूमिका है। माँ की बात की क्यों? जब वो बाहर आया तो पत्रकारों ने पूछा कि रिचर्ड, आपने केवल अपनी माँ की बात की है, आपके पिता, आपके शिक्षक, आपका स्कूल, उसने कहा उनकी भी भूमिका है, उनकी भी भूमिका है, पिता की भी, मेरे शिक्षकों की भी, और उस यूनिवर्सिटी की भी जहाँ मैंने पढ़ा है और जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ की सबसे बड़ी भूमिका इसलिए है कि जब मैं स्कूल से लौटता था घर तो मेरी माँ अक्सर पूछती थी कि रिचर्ड, आज तुमने स्कूल में क्या पूछा? तो मैं कहता, माँ क्या पूछना है, डर लगता है सर को देख के, मैडम को देख के, क्या पूछेंगे? तो परेशान हो गया। उसकी माँ ने ये पूछना बंद नहीं किया, हमेशा स्कूल से आने के बाद पूछा, रिचर्ड आज तुमने स्कूल में क्या पूछा? अब उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार मेरी माँ ये पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? उसके दोस्तों ने कहा, हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि स्कूल में आज सर या मैडम ने तुमसे क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया। तो उसने घर आके माँ से कहा कि मम्मी, मेरे दोस्तों के मम्मी पापा तो कहते हैं कि स्कूल में आज सर ने क्या पूछा, तुम क्या उल्टी बात करती हो? उसकी माँ ने कहा, रिचर्ड, ज्ञान का निर्माण सवाल पूछने से होता है, जवाब तभी आएगा जब आप सवाल पूछेंगे। तुम्हारे बच्चों से अगर मेरी बात सुनी है और मेरे गाइड टीचर्स भी, कि स्कूल के भीतर पढ़ाना और एक लेक्चर खत्म करना अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों के भीतर सवाल पूछने की संस्कृति और प्रकृति को विकसित करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा का सबसे बड़ा सवाल यही है। और रिचर्ड की माँ का वो वाक्य है जो कि ज्ञान का निर्माण सवाल पूछने से होता है। हमारा शिक्षक एक लेक्चर दे देगा, आप चुपचाप सुनते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो लेक्चर कई बार दिया जा चुका है। अब इसी रिचर्ड के बचपन का एक किस्सा है जो उसने पत्रकारों को बताया, बाद में अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक दिन 8 साल का रिचर्ड स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ ने उसका बैग और टिफिन तैयार किया। जब वो कमरे में आए तो उसने देखा कि रिचर्ड घुटनों के बल बैठा हुआ है और कमरे के एक कोने से निकल रही चींटियों को देख रहा है। अब चींटियाँ जो आती हैं तो अक्सर एक दिशा में नहीं आती हैं, वो एक दिशा से निकलती है, तो एक कतार इधर जा रही है और एक कतार इधर आ रही है, दोनों तरफ। तो रिचर्ड घुटनों के बल बैठ के चींटियों को देख रहा है और उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी होकर के बच्चे को देख रही है। स्कूल का टाइम जा रहा है। रिचर्ड ने उठा करके एक कागज का टुकड़ा निकाला और चींटियों की पंगत में रख दिया। चींटियाँ उस पर चढ़ी और उसके बाद उसने कागज हटाया तो चींटियों की कतार में भगदड़ मच गई। फिर उसको शुगर क्यूब लेके आता है और कमरे के कोने में रखता है। वो देखता है कि चींटियाँ शुगर क्यूब की तरफ कैसे जाती हैं। उसकी माँ ने देखा, डिस्टर्ब नहीं किया, उसका बैग और टिफिन उठा के कमरे में रख दिया। उसकी स्कूल की बस निकल गई। रिचर्ड घंटे भर तक चींटियों के साथ काम करता रहा। शाम को उसका पापा घर आया। उसने पूछा, रिचर्ड आज स्कूल में क्या हुआ? तो उसकी माँ ने कहा, ये तो आज स्कूल गया ही नहीं। उसका क्यों नहीं गया? तबीयत खराब हो गई थी क्या? उसका नहीं, तबीयत खराब नहीं हुई थी। स्कूल टाइम पर ये कमरे के कोने से निकल रही दूसरे कोने में जा रही चींटियों की कतार को देख रहा था। तो उसके बाद को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पागल हो क्या? इस चींटियों की कतार की वजह से उसका स्कूल मिस कर दिया। आज स्कूल में बच्चों ने लैंग्वेज, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स में जो सीखा होगा ये मिस हो गया। उसकी माँ ने कहा, इसने आज चींटियों की कतार के साथ काम करते हुए जो सीखा है वो कोई स्कूल सिखा नहीं सकता। और उस बच्चे ने 5 पन्ने का निबंध लिखा चींटियों की कतार पर जो कुछ वो कर रहे थे। ये एक सबक था। और एक बच्चे का और किस्सा है, वो सारे बच्चे नोट करें। एक बच्चे को साइंस में एक सवाल में 0 नंबर मिला। वो नाराज होकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल बहुत डेमोक्रेटिक आदमी थे, उन्होंने उसकी बात सुनी। कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे लगता है मैंने सवाल का सही जवाब दिया है लेकिन मुझे 0 अंक मिले। तो प्रिंसिपल ने कहा, फिर से री एग्जामिन करा ले। तो ठीक है।
हम दूसरे स्कूल से किसी टीचर को बुलाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे। तो दूसरे स्कूल के टीचर आए, उन्होंने एक सवाल पूछा बच्चे से। सवाल क्या था, एक बैरोमीटर से किसी बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे नापेंगे। बच्चा बैठा रहा सामने कॉपी लेकर, 10 मिनट हो गए। उस टीचर ने कहा कि तुम्हें जवाब नहीं आता क्या। उसे जवाब आता है और एक नहीं आता है, मुझे 5 जवाब आते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा जवाब लिखूं। टीचर बड़ा हैरान हो गया कि बैरोमीटर की मदद से बिल्डिंग की ऊंचाई को निकालने वाला 5 जवाब कौन सा है। उसने कहा मैं बताता हूँ। पहला जवाब है कि ऊपर से बैरोमीटर को नीचे गिरा देंगे, तो नीचे गिराएंगे फ्री, तो उसकी जो नीचे गिरने का टाइम है उसको नोट करेंगे और h = ½ GT², आधा गुरुत्वीकरण T², उसकी मदद से T निकालेंगे। G मालूम है, बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि बैरोमीटर को धूप में खड़ा कर देंगे और बैरोमीटर की छाया नाप देंगे। अब उसकी ऊंचाई और छाया का रेशियो निकालेंगे और उसी समय बिल्डिंग की ऊंचाई और उसकी छाया का रेशियो निकालेंगे। अब ऊंचाई तो पता नहीं है, अब क्या करेंगे आप, बैरोमीटर की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर बिल्डिंग की ऊंचाई बटा उसकी छाया की लंबाई। और किसी क्षण आप देखेंगे, अगर आप धूप में खड़े करेंगे 10 खंभे अलग अलग ऊंचाई के, तो उस क्षण उनकी ऊंचाई और छाया का अनुपात 1 होगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, उसने कहा बैरोमीटर को पेंडुलम बनाएंगे और नीचे उस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो निकालेंगे और फिर उसका बिल्डिंग की छत पे जाके निकालेंगे और दोनों का जो अंतर है उसकी मदद से बिल्डिंग की ऊंचाई निकालेंगे। उसका चौथा तरीका क्या है, उसका चौथा तरीका है कि बैरोमीटर को स्केल की तरह इस्तेमाल करेंगे और नीचे से नापते हुए ले जाएंगे ऊपर तक और उसके बाद उस गिनती को बैरोमीटर की लंबाई से गुणा कर देंगे तो बिल्डिंग की ऊंचाई निकल आएगी। उसने कहा अगला तरीका क्या है, उसने कहा अगला तरीका क्या है, वो बिल्डिंग का ऑफिस है, वहाँ जाएंगे, क्यूरेटर को कहेंगे कि ये बैरोमीटर है नया बढ़िया, ये रख लो और रजिस्टर निकाल के बताओ कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है। टीचर हैरान हो गया। उसने कहा यार एक बात सुनो, तुमने सारे तरीके बताए लेकिन किताब में जो तरीका है वो नहीं बताया। बच्चे ने कहा मुझे इसी बात से नफरत है कि मुझे स्कूल ये सिखाए कि सोचना किस तरह से है, यानी मेरे सोचने का तरीका आप तय नहीं करेंगे। किताब में जो है वो ठीक है लेकिन मैंने उसके इतर दुनिया को देखा है। अगर बच्चे इस तरह का ऑब्जर्वेशन की ताकत अपने भीतर पैदा करते हैं तो वो रिचर्ड हो या मिशेल फेराडे हो या कुछ भी बन सकते हैं। ये एक्सप्लोरर है, एक सवाल है। अब मैं एक और बात है, अबूझ माड़ एक जगह है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, भयानक जंगलों से घिरा हुआ है, नर्मदा के पार का इलाका। अबूझ माड़ में कोई टीचर आसानी से जाता नहीं है, अस्पताल भी अब खुले होंगे, एक ज़माने में कुछ नहीं था, कोई भी वयस्क 8वीं पास नहीं था। एक बच्चा था वो स्कूल जाता था और उसके अलावा जंगल में अपने ढोर डंगर चराने जाता था। हमारे मित्र हैं भोपाल में एकलव्य संस्था के, वो एक मैगजीन निकालते हैं स्रोत टीचर्स के लिए, एक है संदर्भ, और बच्चों के लिए एक मैगजीन आती है चकमक, बहुत सारी जगह जाती है। अब हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लोग उसका वितरण कर रहे हैं। उसने जंगल में जाकर के देखा कि पेड़ों से लिपटी हुई बेलें हैं जो वो एक ही दिशा में जा रही हैं ऊपर। ये सारे बच्चे नोट करें कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, अभी मिडिल का बच्चा है यार, जूनियर स्कूल का, स्कूल जंगल में जाकर के देखता है कि बेलें हैं जो वो एक ही दिशा में ऊपर चढ़ रही है। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो सकता है। अब मैं भी नहीं जानता कि मामला क्या है। वो आया, उसने चकमक के एक कॉलम सवाली राम के लिए एक सवाल पूछा कि मैं जंगल में गया, मैंने देखा कि वहाँ बेलें एक ही दिशा में ऊपर की तरफ चढ़ रही है, उसकी वजह क्या है। मज़े की बात यह है कि चकमक वालों को भी पता नहीं था,
उन्होंने उसको लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा और आप सुनिए ये सवाल सिडनी तक पहुंच गया। अब जो हम कह रहे हैं विज्ञान कैसे आसान नहीं है, इतने चीज़ों को लेकर के कभी वैज्ञानिकों ने नजर ही नहीं डाला कि ऐसा होता है। तो पता चला कि धरती के घूमने की वजह से बेलों का पेड़ों पर चढ़ने की दिशा तय होती है, और ये जो दिशा है ये उत्तरी ध्रुव का अलग और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अलग किस्म की दिशा होती है। यानी इस तरह के सवाल अभी धरती पर बाकी हैं जिन्हें ढूंढना बाकी है, चाहे वो रिचर्ड की दृष्टि हो, चाहे वो अबूज माड़ के बच्चे का नज़रिया हो, या आपका मिशेल फैराडे का किस्सा हो। अब मैं एक सवाल है केवल कि हम अपने आप को और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, हमारा जो ये महोत्सव है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण है, ये केवल विज्ञान नहीं है। अगर केवल विज्ञान होगा तो हम एक मेज़ के इर्द गिर्द बैठ कर के वैज्ञानिक प्रश्नों पर आप वो कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल है अब कि विज्ञान के उस दर्शन को समाज के भीतर कैसे हम लोग स्थापित करें। केवल स्कूलों में, केवल प्रयोगशालाओं में विज्ञान नहीं, मनुष्य के जीवन में, हमारे समाज में विज्ञान का क्या महत्व है। एक बहुत अजीब सी घटना थी 1952 या 55 की, अमेरिका का टेनेसी स्टेट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की महाशक्ति की तरह उभर रहा अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा केंद्र बन के आ रहा था। वहाँ एक हाई स्कूल की क्लास में जीव विज्ञान के टीचर ने विकासवाद पढ़ाया डार्विन का, कि कैसे मनुष्य प्रजाति का विकास हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लेकर के। एक पादरी का बच्चा भी क्लास में बैठा हुआ था। वो घर गया, उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझको चर्च की कहानियाँ सुनाते हैं बाइबल की, और बाइबल की कहानी क्या कहती है कि स्वर्ग में ईडन गार्डन में ईश्वर के दो बच्चे थे, ईव एंड एडम, और उसने कहा था कि एक फल है, वो वर्जित फल है, उसे खाओगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो मनुष्य के धरती पर उद्भव की कहानी बाइबल में ये है, बच्चे भी जान लें। उन बच्चों ने अपने बाप की बात सुनी, लेकिन शैतान ने उनको भ्रमित किया। शैतान ने कहा कि ईश्वर तुम्हारा पिता है जो ये झूठ कह रहा है, तुम देखना वो बहुत स्वादिष्ट फल है। उन बच्चों ने वो फल को चखा। ईश्वर ने गुस्से में आकर के एडम और ईव को धरती पर भेज दिया। लेकिन और किस्सा है कि धरती को तैयार किया गया पहले ईश्वर ने। पहले दिन धरती बनाई, दूसरे दिन महासागर, तीसरे दिन ज़मीन, चौथे दिन जंगल, पेड़ पौधे, पांचवें दिन क्या किया, छठे दिन एडम और ईव को ईडन गार्डन से धकेल करके धरती पर भेज दिया। उसने कहा कि आप तो ये किस्सा सुनाते हैं और हमारे स्कूल में बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया कि विकासवाद क्या है। पादरी को गुस्सा आ गया, उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया टीचर के खिलाफ। कोर्ट ने मुकदमा एक्सेप्ट किया, सुनवाई हुई और शिक्षक को $500 का जुर्माना देना पड़ा कि उसने बाइबल के खिलाफ क्या कहा है। अब हैरानी की बात है, 1956 का किस्सा है अमेरिका का, और बच्चों को बताना चाहूँगा कि 1600 ईस्वी में या 1609 में गैलीलियो ने इटली के एक दूरबीन बनाई। उसे चांद को देखा और ये बताया कि चांद जितना सुंदर दिखता है धरती से उतना सुंदर नहीं है, ये सलेटी चट्टानों का एक उसका सैटेलाइट है। उसके अलावा चर्च के सिद्धांत के खिलाफ उसने कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। चर्च ने मुकदमा चलाया गैलीलियो पर और कहा कि चर्च के खिलाफ गया है तो फांसी की सज़ा मिलेगी। तो उसे कहा माफ़ी मांग लो। तो गैलीलियो ने चर्च के सामने कहा कि बाइबल में जो कुछ लिखा है सही है, मैंने जो कहा वो झूठ है। और इतिहास के कुछ लोग कहते हैं कि धीरे से कहा उसने कि सच वही है जो मैंने कहा है। ये बाइबल का गैलीलियो का किस्सा था 16वीं सदी का, और ये 1956 का अमेरिका था जहाँ एक टीचर को ये पढ़ाने पर $500 का जुर्माना होता है। तो हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की समझ वो इस तरह की रिफाइन हो कि हम अगली बार जो मॉडल्स लेके आए, जो आइडिया, जो प्रोटोटाइप लेके आए, वो कुछ नई बात कर रहे हैं। देखने वाले को, सुनने वाले को, आपसे बात करने वाले को कुछ नया मिले, ये उम्मीद मैं करता हूँ। और ये तभी संभव होगा जब हमारे तमाम शिक्षक और बच्चों में अध्ययन की, स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा होगी। दुनिया भर का जितना भी साइंस का लिटरेचर है
वो सारा लिटरेचर वो स्टडी कर रहे हो, ये प्रवृत्ति पैदा हो, तभी हम इस मुकाम तक जा सकते हैं। मैं इस राज्य विज्ञान महोत्सव के आयोजकों, मुख्य शिक्षा अधिकारी और उनके जिला समन्वयक और उनकी टीम को और यहाँ मौजूद सभी मार्गदर्शक शिक्षकों, बच्चों को, हम सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ, साधुवाद करता हूँ एक शानदार आयोजन के लिए। और उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने कहा है उसे बच्चे आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें लचीलापन होता है, वो बहुत आसानी से नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के, जिसे हम कहते हैं रिजिडिटी होती है, जो इनर्शिया है, लर्निंग इनर्शिया बच्चों में नहीं होता है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो बेहतर एक मॉडल के साथ आएंगे।